Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to study measurement of national income में इनकम मेथड, नेशनल इनकम को मेजर करने का आज हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और जो आगे तीसरा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड। इस प्रकार से आज हम जो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में सेकंड जो मेथड है इनकम मेथड, उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इनकम मेथड में क्या है, क्या शामिल करते हैं, इसके बारे में हम देखते हो किस प्रकार से इनकम मेथड के माध्यम से देश की, नेशन की नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड ऑल द इनकम्स दैट एक्रू टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ वेजेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एसेट्रा आर सम्ड अप टू ऑब्टेन द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, जो वेजेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एसेट्रा जो भी हैं, उनको हम समड अप करते हैं तो हमको नेशनल इनकम मिलती है। ठीक, कहते हैं इट मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो होती है उसी के प्रोस्पेक्टिव में नेशनल इनकम जो है मेजर की जाती है। कहते हैं कि इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 year added up to obtain the national income of the nation। देश की राष्ट्रीय आय जो है, हम जब इसको ऐड कर देते हैं सारे प्रोडक्टिव सर्विसेज के इनकम्स जो उनको जनरेट की है, कमाई है, उनको ऐड करते हैं तो हम देश की नेशनल इनकम मेथड के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इस मेथड को, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। इसको फैक्टर पेमेंट मेथड या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड के नाम से भी हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या क्या कंपोनेंट्स जो इसके हैं जिसको हम ऐड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है, नंबर 1 आता है, वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कि मतलब एम्प्लॉइज को जो उनके काम के बदले में एम्प्लॉयर जो देता है वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। कहते हैं इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। जो प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर किया उसके बदले जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया उसको हम इसमें लेते हैं। कहते हैं इट इंक्लूड्स ऑल द पेमेंट्स एंड बेनिफिट्स विच द एम्प्लॉय रिसीव डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी बेनिफिट जो है एम्प्लॉय रिसीव करता है एम्प्लॉयर से, उसको लेते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। और इसमें जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ए है वेजेज एंड सैलरी इन कैश, जो आपको वेजेज या सैलरी कैश में मिलती है। कहते हैं इट इंक्लूड्स ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स
ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक वेजेज, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन या किसी में कंपनसेशन कोई किसी रूप में मिला एसेट्रा, उसको ऐड करते हैं। तो इसमें ये शामिल है। एक बात यहां ध्यान देने की है कि अगर कोई रियम्बर्समेंट जो बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड था और एम्प्लॉय ने कर दिया और उसका रियम्बर्समेंट एम्प्लॉयर ने कर दिया, तो वो जो है इसमें शामिल नहीं होगा। तो उसमें उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। सपोज हम किसी फैक्ट्री में, कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के काम से हम कहीं पे जर्नी पे गए, टूर पे गए, बिजनेस पर्पस से, कंपनी के काम से, और हमने वहां 10,000 5,000 रुपए होटल वगैरह वगैरह में खर्च किए, टैक्सी में, होटल में, आने जाने में, ट्रेवल्स में वगैरह वगैरह। तो वो जो हमको मिलेगा, रियम्बर्समेंट मिलेगा उस खर्चे का, कंपनसेशन नहीं, रियम्बर्समेंट सॉरी, मिलेगा, उसको हम इसमें अपनी वेजेज में, अपनी सैलरी में शामिल नहीं करें, क्योंकि वो कंपनी का खर्चा है और कंपनी के काम के पर्पस से हुआ है। जो दूसरा वेजेज और सैलरी के बाद आता है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश आया और वेजेज इन सैलरी इन काइंड, जो कैश के ना रूप में मिलके अलग तरह से मिलता है। कहते हैं इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक रेंट फ्री हाउस, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज एसेट्रा। ये जो आपको फ्री मिल रही है, इसका भी जो रेट है, जो उचित, जो इसका जो पड़ता है, मार्केट वैल्यू पड़ती है, उसको ऐड करें। कहते हैं एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो दिया गया उसका इम्प्यूटेड वैल्यू, हम इसके पहले बता दें इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होती है, मतलब कि उसका जो मार्केट रेट उस सोसाइटी में, उस सराउंडिंग में या उस जगह पे होता है, उसको वहां का इम्प्यूटेड। जैसे सपोज कोई आदमी किसी एक्स लोकेलिटी में रहता है और वहां पे जो 2 कमरे का फ्लैट है वो 15,000 मिलता है, तो वो 15,000 रुपए अगर वो उसको फ्री मिल रहा है रहने के लिए, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू काउंट की जाएगी। ठीक, इस प्रकार से उसको शामिल, इन काइंड हो गया क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से फ्लैट दिया आपको 2 कमरे के रहने के लिए, उसका उस लोकेलिटी में, उस सोसाइटी में जो 15,000 रुपए किराया था, तो उस 15,000 रुपए को आप में, आपकी सैलरी में, आपके वेजेज में शामिल करेंगे। ठीक है। एक बात और ध्यान देनी, कहते हैं हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क, मतलब कोई काम जो कंपनी के काम में, फैक्ट्री के लिए करना, सपोज ड्रेस पहनते हैं लोग काम करते वक्त, एक पर्टिकुलर ड्रेस है कि आपको इस ड्रेस में काम करना है, और वो नेसेसिटी है काम करते वक्त, तो उस ड्रेस का जो रेट है या वैल्यू है, जो खर्चा है, वो आप में शामिल नहीं होगा। कहते हैं इसी प्रकार से आप कहीं जाते हो, कंपनी काम से कोई व्हीकल यूज करते हो, उसका खर्चा आता है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। कहते हैं कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी फैसिलिटी विच इज नेसेसरी फॉर वर्क एंड इन विच एम्प्लॉई डू नॉट हैव एनी डिस्कशन। फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं यूनिफॉर्म टू बी वॉर्न ड्यूरिंग वर्क, ओनली आर व्हीकल यूज्ड फॉर ऑफिस वर्क। कहते हैं सच पेमेंट्स आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, और ये जो है उस एम्प्लॉय की सैलरी में शामिल नहीं होगा, उसको नहीं पे माना जाएगा। तीसरा जो आता है, ए हो गया वेजेज एंड सैलरी इन कैश और वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, और तीसरा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जो एम्प्लॉयर जो है अपने कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एम्प्लॉय के लिए, उसको शामिल करते हैं। कहते हैं इट इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द सोशल सिक्योरिटी एंड ऑफ एम्प्लॉय, सॉरी, कहते हैं फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, लेबर वेलफेयर फंड एसेट्रा। तो ये जो है शामिल होगा, ऐड करेंगे, सैलरी मानेंगे। क्योंकि द एम ऑफ सच कंट्रीब्यूशंस इज टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉइज, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी
जो जिंदगी की है एम्प्लॉय की, उसको सुनिश्चित करना होता है। एक चीज यहां पर पॉइंट नोट करने की है, कहते हैं एनी कंट्रीब्यूशन बाय थर्ड पार्टी, मतलब एम्प्लॉयर के अलावा, से एंड, जैसे कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, टू एन एम्प्लॉय इज नॉट पार्ट ऑफ COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में इसको शामिल नहीं करेंगे। कहते हैं एज द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट द एम्प्लॉयर ऑफ द इंजर्ड वर्कर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंजर्ड वर्कर की एम्प्लॉयर नहीं है। एनी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड एज सच पेमेंट्स आर मेड बाय द एम्प्लॉइज फ्रॉम COE ओनली। तो ये शायद क्लियर हो गया। तो पहले जो कम COE में 3 चीजें आई, वेजेज एंड सैलरी इन कैश, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब दूसरा जो इसका जो है कंपोनेंट क्या है, दूसरा कंपोनेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। उसको शामिल करते हैं। कहते हैं रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। रेंटल इनकम इंक्लूड्स बोथ, कहते हैं एक्चुअल रेंट जो है वास्तव में रेंट ऑफ लेट आउट हाउस, एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट जो माना गया है रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस या प्रॉपर्टी, उसको हम शामिल करते हैं। इंप्यूटेड रेंट जो हमने बता चुके पहले कि जिस सोसाइटी में, जिस लोकेलिटी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, वहां का जो रेट चल रहा है उस तरह, मतलब 2 कमरे का 15,000 में एग्जाम्पल लिया था, तो 15,000 रुपए उसको इंप्यूटेड रेंट, आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में हो किंतु उसको आपको यहाँ पे इंप्यूटेड रेंट के रूप में ऐड कर लेंगे, ले लेंगे। कहते हैं इंप्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, मार्केट रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस के आधार पर जो है उसको निकालेंगे। कहते हैं अब बात आती है रेंट के बाद रॉयल्टी आती है। रॉयल्टी क्या है? कहते हैं रॉयल्टी रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाई, कहते हैं रिसीव्ड बाई ग्रांटिंग लीजिंग राइट्स ऑफ सब सोइल असेट्स, लीजिंग राइट्स ऑफ सब सोइल असेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मिनरल डिपॉजिट्स है, उसको निकालने का ठेका दे, जैसे कोल है, आयरन है, ओर है, नेचुरल गैस एक्सेट्रा है, इनको निकालने के लिए आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ठेका लिया, तो उससे जो पैसे मिलते हैं आपको उसे रॉयल्टी कहते हैं, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। तो दूसरा हो गया रेंट और रॉयल्टी, पहले था COE, तीसरा आता है इंटरेस्ट। आप जो इंटरेस्ट अर्न करते हो, कहते हैं इंटरेस्ट रिफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू ए प्रोडक्शन यूनिट, जो आपने प्रोडक्शन यूनिट को दिया अपना प्रॉपर्टी, फंड दिया अपना, प्रॉपर्टी बोल गए हमने जो रेंट अपना जो फंड दिया उसके बदले जो हमको मिलता है वो रेंट कहलाता है, उसको भी इसमें शामिल करते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल रेंट एज वेल एज इंप्यूटेड रेंट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। मतलब कि जब कंपनी के मालिक ने अपना पैसा लगाया है, मान 10 लाख रुपए, वो पैसा 10 लाख बाहर से लेता, वो 10% ब्याज पर, 15% ब्याज पर, तो उसका जो रेंट उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो इंप्यूटेड रेंट हो, उसका इंटरेस्ट होगा और वो भी इसमें शामिल होगा। कहते हैं एक है इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज ओनली। हमने पहले कहा था कि प्रोडक्टिव सर्विस के लिए जो लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट शामिल होगा, जो कंजम्पशन के लिए लेंगे उसका इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। कहते हैं इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेप्ट and interest paid by consumers as such interest is paid on loans taken for consumption purpose। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा इसमें आता है कि इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। तो इस प्रकार से जो इंटरेस्ट जो बनता है ये शामिल होता है, वो उस प्रकार से है कि जो इंटरेस्ट जो पब्लिक से फंड लिया गया उस पर ब्याज, इंटरेस्ट, और साथ में जो एंटरप्रेन्योर ने खुद, बिजनेसमैन ने अपना पैसा 10-20 लाख करोड़ लगाया, उस पर जो बनता है ब्याज मार्केट रेट से, वो भी उसमें शामिल किया जाएगा। अब चौथी चीज आती है, पहले मैंने बताया COE बताया, फिर रेंट एंड रॉयल्टी बताया, फिर इंटरेस्ट बताया, अब चौथी चीज है प्रॉफिट। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। चौथा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवार्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है
एंटरप्रेन्योर का, बिजनेसमैन का, उद्योगपति का, उसको जो मिलता है उसे प्रॉफिट कहते हैं, वो भी शामिल कहते हैं कि इट इज द रेजिडुअल इनकम विच एन एंटरप्रेन्योर अर्न आफ्टर पेइंग ऑल द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करने के बाद जो बचता है लाभ के रूप में, वो प्रॉफिट इसमें जो है शामिल होता है। अब द प्रॉफिट अर्न्ड बाय एंटरप्राइज इज यूज्ड फॉर 3 पर्पस। अब उसके 3 पर्पस, जो प्रॉफिट कमाता है एंटरप्रेन्योर, उसके 3 पर्पस होते हैं। एक तो होता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा होता है डिविडेंड और तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। तो 3 उसके टुकड़े हो गए तरीके से कहते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय टू गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। इसे प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं और बिजनेस टैक्स भी कहते हैं। जो कंपनी जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है, वो फर्म जो है वो सरकार को देती है, उसे कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स कहते हैं। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, डिविडेंड, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग। उनके होल्डिंग के रेशियो में उनको जो है मिलता है। इट इज आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड जो है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में भी हम मेंशन करते हैं। और तीसरा जो रिटेन्ड अर्निंग, जो इसके बाद बच जाती है, कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज आर फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अनसर्टेनिटीज का सामना करने के लिए जो पैसा बचा के रखते हैं उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इट इज आल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं और रिटेन्ड अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर या रिजर्व एंड सरप्लस, तो 3 इसके और नाम हो गए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर या रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो है प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते हैं, जिनको तीनों को ऐड कर दे, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, तीनों को ऐड किया, आपका आ गया प्रॉफिट आ गया। अब एक चीज यहां पे एक टर्म आती है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको बता दें, फिर 5वां कंपोनेंट देखते हैं जो कि मिक्स्ड इनकम है। कहते हैं इट इज another term used in factor payments। कहता है it refers to sum total of income from property, rent, royalty, interest and income from entrepreneurship profit। कहते हैं so operating surplus equal to, ऑपरेटिंग सरप्लस जो ये टर्म इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या हो गया, उसको निकालने के लिए क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा, मिल जाएगा। अब कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस अराइजेज इन बोथ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में होता है। किंतु एक बात ध्यान देने की है, जर्नल गवर्नमेंट सेक्टर में ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जर्नल गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, तो वहां प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट अर्निंग पर्पस नहीं होता, तो उसमें जो है ये ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं निकलता है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर निकलता है, किंतु जर्नल गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं निकलता, क्योंकि जर्नल गवर्नमेंट सेक्टर का उद्देश्य जो है, पर्पस जो है, एम जो है, गोल जो है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, ना कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए। अब हम आते हैं 5वीं कंपोनेंट्स पर, जो है कि मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम क्या है? तो मिक्स्ड, पहले हमने बताया आपको सीओई, फिर हमने बताया आपको रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है, फिर बताया हमने आपको इंटरेस्ट, और फिर बताया हमने आपको प्रॉफिट, और जो लास्ट जो कंपोनेंट है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम, ये 5th हो गया, मिक्स्ड इनकम। अब कहते हैं क्या है, कहते हैं इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर्स, लाइक किसान हैं और जो दूसरे लोग हैं अपना काम करते हैं, प्राइवेट टीचर है, जनरल स्टोर की दुकान है, वगैरह वगैरह जो करते हैं इसमें आते हैं। कहते हैं कि एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज,
जो हैं अनइनकॉर्पोरेटेड इंटरप्राइजेज जो हैं उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की गई है उसको लेते हैं। कहते हैं इट इज द टर्म यूज्ड फॉर एनी इनकम दैट हैज एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम के एलिमेंट शामिल हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल है, उसको हम मिक्स्ड इनकम, क्योंकि वो एक में नहीं जा पा रही है, उसमें रेंट का भी कैरेक्टर है, एलिमेंट है, और माना कि प्रॉफिट का भी है, तो उसमें हम इसको मिक्स्ड इनकम रख। कहते हैं कि मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस whose कहते हैं इनकम इंक्लूड वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड दीज एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और इसको आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में एक पांचवा एक कंपोनेंट बनाया गया जिसे मिक्स्ड इनकम कहते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल से इनकम ऑफ ए डॉक्टर रनिंग ए क्लिनिक एट हिज और हर रेजिडेंस, अपने घर पे क्लिनिक चला रहा डॉक्टर, तो उसमें सारे एलिमेंट शामिल हैं, क्योंकि किराया भी उसका, घर भी उसका है, सर्विस भी दे रहा है, तो सर्विस का कुछ मेडिसिन भी दे रहा होगा, तो सारे एलिमेंट शामिल हो गए, इसलिए इसको मिक्स्ड इनकम में रखा गया। अब कहते हैं रीजन क्या है, जो हमने बताया हुआ फिलहाल, रीजन फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। कहते हैं क्या रीजन है कि इसको बना दिया गया। कहते हैं इन सर्टेन सिचुएशन अकाउंट्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल टू द एस्टिमेटर्स ऑफ नेशनल इनकम। एस्टिमेटर्स ऑफ नेशनल इनकम के पास जो है हर जो हमने कंपोनेंट पढ़े उसके जो है अवेलेबल नहीं होते हैं उसके जो डेटाज, ठीक है, तो उसे कहते हैं इसलिए जो है ड्यू टू डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एस्टिमेटर्स टू क्लियरली आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता किसको किस हेड में रखें, तो इसलिए वो जो है उसने एक कंपोनेंट बना दिया कि मिक्स्ड इनकम में रख दो उसको, तो ये इनकम इस प्रकार से काउंट भी हो जाएगी और कैलकुलेट भी हो जाएगी। सो व्हेन टोटल फैक्टर पेमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बट कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड इनटू सेपरेट हेड्स, कौन कौन से हैं, सीओई, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो उसको हम यहां पे लाके एडिशनल जो है उसको हमने मिक्स्ड इनकम में रख दिया। दिस फैक्टर पेमेंट इज आल्सो नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, एज दिस प्रॉब्लम अराइजेज मेनली इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनकी इनकम को हमने उठा के मिक्स्ड में रख दिया, इसको हम रेंट में, प्रॉफिट में, रेंट में, रॉयल्टी में और सीओई में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में नहीं रख पा रहे थे, उनको हमने इसमें रख दिया। अब ये चार्ट देख लीजिए आप करके बना हुआ है। कहते हैं डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी है, ठीक, इसमें पांचों हेड जो हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक, फिर प्रॉफिट और फिर मिक्स्ड इनकम, और इन तीनों के जब जोड़ेंगे, रेंट, रॉयल्टी, सब सारी चीज जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपका आ जाएगा। दिखाई पड़ रहा है फिगर में, चार्ट में, आपको शायद समझ में आ रहा है, ठीक है, छोटा सा चार्ट, पांचों हेड को लिख के बताया गया है करके कि ये आपकी डोमेस्टिक एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक इनकम आ गई आपकी। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड के स्टेप्स क्या हैं। तो कहते हैं वेरियस स्टेप्स हैं, इसमें 4 स्टेप्स जैसे होते हैं उस सब में होते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई प्रोडक्शन यूनिट्स, कि कौन सा आपका किस में आता है करके, जैसे इसमें बना था कि सीओई में आएगा, कि रेंट एंड रॉयल्टी में आएगा, इंटरेस्ट में आएगा, कि प्रॉफिट में आएगा, कि मिक्स्ड इनकम में आएगा, इसको पहले कैलकुलेट किया। सेकंड स्टेप आया एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, जो ईच सेक्टर ने पेड किया उन चीजों को ऐड कर लेंगे, वही जो चीजें हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या मिला, रेंट को क्या मिला, रॉयल्टी क्या मिला, इंटरेस्ट क्या मिला, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम को क्या मिला, दोनों को ऐड करें सारे को। फिर तीसरा स्टेप आएगा कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, जिसे कहते हैं एनडीपीएफसी कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी। इन सबको हम जोड़ेंगे
तो हमारी जो आ जाएगी आपकी जो है वो आ जाएगी एनडीपीएफसी आ जाएगी। अब हमको एनएनपीएफसी निकालना है, तो उसमें एनएफआईए जैसे पहले जोड़ते थे पहले वाले मेथड में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो हमारी जो है एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये है। अब कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि प्रिकॉशन पिछले वैल्यू एडेड मेथड लिया गया था, इसमें भी लेने पड़ते हैं ताकि जो है कोई गलत तरीके से इनकम ना जोड़ दी जाए, ना गलत इनकम आ जाए। तो प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड तो पहला प्रिकॉशन क्या है, ट्रांसफर इनकम को हम नहीं लेंगे, जैसे कि हमने कहा ना स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है वगैरह वगैरह शामिल नहीं करेंगे। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बिक चुका था, सेकेंड टाइम बिक रहा है। हाँ, उस पर जो ब्रोकरेज या कमीशन होगा उसको हम शामिल करेंगे, किंतु सेकेंड हैंड जो माल जो बिकेगा उसको शामिल नहीं करेंगे। तीसरा जो आता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टाइटल है, चेंज ऑफ टाइटल है, इससे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं हो रही है, इसको शामिल। किंतु वही चीज है, ब्रोकरेज और कमीशन इस पे जो होगा उसको हम शामिल करेंगे। और खास बात, एक बात जो नोट करने की है कि कैपिटल गेन्स जो है इसमें अवॉइड किए जाते हैं, उसको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि कैपिटल गेन्स, अब वो आपने पुरानी कार बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, तो आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। हाँ, उस पर कमीशन वाली बात आ गई, कमीशन ब्रोकरेज शामिल होगा। या चौथा जो आता है करके, वो आता है विंडफॉल गेन्स, आपको कहीं लॉटरी हॉर्स रेस से कोई इनकम हो गई तो उसको भी हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। पांचवी जो बात है प्रिकॉशन की जो है, कहते हैं इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। हाँ, जो प्रोडक्टिव सर्विस जो है, जो मालिक ने खुद अपने प्रोडक्शन में दिया है, मतलब उसको मतलब कि अपनी फैक्ट्री में, अपने फर्म में खुद उसने कोई काम किया है, कोई प्रोडक्टिव सर्विस ऑफर की है, उसको हम शामिल करते हैं। इंप्यूटेड वैल्यू निकालकर, अगर वही उसी काम में दूसरा आदमी रखा जाता तो उसको क्या पे करना पड़ता, उस कंडीशन ध्यान रखकर। तो छठा जो पॉइंट है प्रिकॉशन आपको लेना है कि इनकम मेथड में, वो ये है कि पेमेंट आउट ऑफ सेविंग्स, अपनी जो सेविंग्स आप पेमेंट करते हैं, कि कोई डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, तो उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। और लास्ट में है इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ETC आर नॉट इंक्लूडेड, इनको शामिल नहीं करते हैं। तो 7 प्रिकॉशंस हैं जिनको हमको लेने चाहिए। पहला है ट्रांसफर इनकम नहीं लेंगे, दूसरा है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेंगे, फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स नहीं लेंगे, कमीशन और उस पर वो ले लेंगे, ब्रोकरेज होगा। कैपिटल गेन को हम अवॉइड करेंगे, उसको नहीं लेंगे। फिर विंडफॉल गेन होता है, उसको नहीं लेंगे क्योंकि प्रोडक्टिव सर्विस नहीं है। हाँ, पांचवा जो पॉइंट है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर ऑफ प्रोडक्शन, जो मालिक ने खुद सेवा किया, सर्विस ऑफर किया, उसकी इंप्यूटेड वैल्यू जो हम लेंगे, इसको लेंगे। फिर जो छठा है पेमेंट्स आउट ऑफ सेविंग्स, जो अपने सेविंग्स से आप पेमेंट करते हो, जैसे डेथ ड्यूटीज हुआ, गिफ्ट टैक्स हुआ, वेल्थ टैक्स हुआ, उसको नहीं लेंगे। और लास्ट जो 7वां जो प्रिकॉशन वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे नाम दिए गए हैं सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, उनको हम नहीं लेंगे। इस प्रकार से हमने आपको इनकम मेथड के माध्यम से मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को हमने समझाया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए। अब इसका जो तीसरा मेथड है, पहले हमने वैल्यू एडेड मेथड आया, फिर हमने इनकम मेथड, अब तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसे हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।